हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉलिटी के भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी के भी हो सकते हैं, स्टैटिक वाले पोर्शन के भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन हो सकते हैं। आज मैंने मेनली हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द मेडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग दीवाने कोही कहते हैं। यानी कि यहाँ ये पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन शासक जिसने कृषि मंत्रालय यानी कि दीवाने कोही की स्थापना करी थी उसका नाम क्या था। सबसे पहले दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग था उसकी स्थापना करने वाले का नाम पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या फिर अकबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सबसे पहले की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में परगना नाम का एक प्रशासनिक इकाई हुआ करता था जिसका नेतृत्व एक अधिकारी किया करता था। जो परगना होता था बहुत सारे गांवों को मिला करके एक परगना हुआ करता था। यानी कि तुम कह सकते हो कि गांव के समूह को परगना का क्षेत्र हम लोग डिक्लेयर कर सकते थे, ठीक है। कुछ गांव का जो ग्रुप था उसको हम लोग परगना कह सकते थे। यानी परगना काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था और इस परगना को संभालने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। उस अधिकारी को क्या कहा जाता था ये पूछा जा रहा है। तो इस अधिकारी को कहा जाता था आमिल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा आमिल। इस अधिकारी को आमिल कहा जाता था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसा कौन सा शासक था, सुल्तान था जिसने तैमूरी शासक जो था जिसका नाम था मिर्जा शाहरुख, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खान या फिर सिकंदर लोधी। यहाँ पर आप सैयद वंश के खिज्र खान का जो नाम देख रहे हो, सैयद वंश पता है ना। सबसे पहले कौन सा वंश आया था, गुलाम वंश जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। उसके बाद खिलजी वंश आया था, उसके बाद आया था तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो इस सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खान ने यहाँ पर जो है मिर्जा शाहरुख की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, यानी कि उनके अंडर रहने के लिए वो मान गए थे। निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त करने वाले पर्सन का नाम क्या था, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन तो नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक वंस अगेन, एक बार फिर से मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा जिसने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने की कोशिश करी थी। बहुत पहले की बात हो रही है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था ना, उस समय की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है। तो उस जमाने में किसने कोशिश की थी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया जाए। गोपाल कृष्ण गोखले तो नहीं होगा, फिरोज शाह मेहता भी नहीं होगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट है, इनमें से किस कर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से राजस्व एकत्र करती थी। ब्रिटिश सरकार ने कई अलग अलग तरीके की भू राजस्व प्रणालियां अपनाई थी, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनाया था। कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऐसे थे जिसमें जमींदार के थ्रू यहाँ पर पैसा निकलवाया जाता था, यानी कि जमींदार को टॉप पर रख के किसानों के थ्रू जमींदार से पैसा इकट्ठा करवा के फिर अंग्रेजों को दिया जाता था, ठीक है। काम किसान करते थे, खेती वो किया करते थे, प्रोडक्शन वो किया करते थे, और जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट करने का काम जमींदारों का था। फिर जमींदार जो है ब्रिटिशर को पैसा पहुंचाया करते थे। और एक सिस्टम ऐसा था जिसमें डायरेक्टली जो खेती किसानी करने वाले हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है ब्रिटिशर को पैसा दिया करते थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से राजस्व इकट्ठा करती थी, तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम में करती थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, जमींदारी सिस्टम में नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं, अन्नावारी में भी नहीं, देसाईवारी में भी नहीं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत करी थी। अगर आपको पता है कि 1848 के टाइम पे भारत में गवर्नर जनरल कौन था, 1848 से लेकर 1856 तक
भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हो। इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के टाइम पे भारत में ट्रेन भी शुरू हुआ था और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको अपन लोग PWD कहते हैं, वो भी स्टैब्लिश यहाँ पर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है, ध्यान रखोगे। कॉर्नवालिस कौन था, तो कॉर्नवालिस भी गवर्नर जनरल ही था। इसने परमानेंट सेटलमेंट को इंडिया में लागू किया था। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। इसी में जमींदारों को बीच में रखा जाता था, किसानों से वो रेवेन्यू लेते थे, उसके बाद में ब्रिटिशर्स को पहुंचाते थे। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1793 में लागू हुआ था। कॉर्नवालिस ने इसको लाया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष बंबई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि बार बार पूछा जाता है तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 1853 इसका आंसर हो जाएगा। और 1853 के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। अभी मैंने आपको बताया था कि डलहौजी भारत में 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में कपड़ा उद्योग के पतन का कारण क्या था। बंगाल में कपड़ा उद्योग था, ठीक है। वहां पर जो लोकल लोग थे ना, वो लोग कपड़ा उद्योग में काम करते थे, उनका छोटा मोटा खुद का भी उद्योग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों के चक्कर में इसका पतन हो गया था बहुत बुरी तरीके से। इसका कारण क्या था, डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल नहीं था, क्वालिटी सब बढ़िया था। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल की अनुपलब्धता, ये भी नहीं था, कच्चा माल बहुत उपलब्ध था। ब्रिटेन को निर्यात पर उच्च टैरिफ दरें, ब्रिटेन को अगर निर्यात कर रहे थे तो टैरिफ दरें जो थी वो बहुत ज्यादा लगाई जा रही थी, ये बिल्कुल सही आंसर है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्राफ्ट्समैन, ये भी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अच्छा, आप फटाफट से टाइम टेबल देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी बिहार पुलिस की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, ठीक है ना। 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, यानी कि 8 बजे से 9 बजे तक लास्ट क्लास है आपकी, तो इसको अटेंड कर सकते हो। बाकी बैच के बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के अधीन बिछाई गई थी। फर्स्ट रेलवे लाइन वेयर लेड डाउन इन इंडिया अंडर विच गवर्नर, विच ब्रिटिश गवर्नर। अभी मैंने ये आंसर किया था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से जिस तरीके से पैसे का, रुपये का, हर चीज का बहाव देखने को मिल रहा था अंग्रेजों की तरफ, यानी अंग्रेज सब कुछ लेके चले जा रहे थे ना, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी था वो किसने दिया था, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वही व्यक्ति जिन्होंने भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय को समझने की, उसका एस्टिमेट बनाने की कोशिश करी थी, उन्हीं की बात हो रही है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो कहां पर की थी। रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसमें किसान से सीधे यहाँ पर ब्रिटिश लोग रेवेन्यू लेते थे, जमींदार बीच में नहीं होता था, ठीक है, उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक किताब है, किताब और उनके लेखक, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किताब है जिसको कहते हैं, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, अमर्त्य सेन नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल भी नहीं, रमेश चंद्र दत्त बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत का श्रेय जो है वो किसको दिया था। अभी मैंने एक स्लाइड करवाया, जिस स्लाइड में मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताया। 1793 में मैंने क्या बताया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लागू किया था। कहाँ पर लागू किया था, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके तहत होता क्या था मैंने ये भी बताया। इसके तहत किसानों से डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं लेते थे अंग्रेज, बीच में जमींदार होता था और जमींदार यहाँ पर किसानों से रेवेन्यू किसी तरीके से इकट्ठा करके फिर अंग्रेजों को देता था। बाद में रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया मुनरो के द्वारा, और फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जमींदारों को बीच में से हटा दिया गया और किसानों से डायरेक्टली अंग्रेज रेवेन्यू लेने लगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मद्रास की रैयतवाड़ी बस्ती व्यवस्था से कौन जुड़ा था। बस्ती नहीं है, व्यवस्था है, ये वही चीज है जो मैंने अभी तुमसे बताई, मुनरो, ठीक है। ये भी एक अंग्रेज था, इसको हम लोग लॉर्ड मुनरो कहते हैं। मुनरो ने इसको जो है लागू किया, सॉरी थॉमस मुनरो कहते हैं, थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। इसमें डायरेक्ट जो है यहाँ पर किसानों से रेवेन्यू लिया जाता था,
ठीक है, डायरेक्ट किसानों से संपर्क था। किसका? किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का संपर्क डायरेक्ट किसानों से हुआ करता था, सीधे सीधे किसानों से संपर्क था अंग्रेजों का, ध्यान रखोगे, है ना। नेक्स्ट देखो, स्थायी बंदोबस्त की विशेषता क्या थी? स्थायी बंदोबस्त की जो विशेषता थी वो क्या थी? इसमें कौन इंक्लूडेड थे? कौन लोग जो है यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा करके अंग्रेजों को दिया करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, जमींदारी प्रथा जो है इसकी एक विशेषता थी। जमींदारी सिस्टम इसकी एक विशेषता थी, ध्यान रखना, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर। नेक्स्ट देखो, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किसके साथ साझा नहीं है? जब आप मैपिंग करोगे, मैप में देखोगे तो पुडुचेरी ना सिर्फ एक तरफ नहीं फैला है, वो दोनों तरफ फैला हुआ है। पूर्वी घाट की तरफ भी है, पश्चिमी घाट की तरफ भी उसका कुछ हिस्सा पड़ता है। तो इसमें से कौन सा जो पार्ट है वहां से पुडुचेरी नहीं लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। येनेम, कराईकल, माहे सब पुडुचेरी का ही क्षेत्र है। जब आप मैपिंग करोगे, मैप में देखना पुडुचेरी यहाँ पर भी है, इधर भी पुडुचेरी का एक दो हिस्सा पड़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है? हम नाम बहुत सुनते हैं पश्चिमी घाट का, है ना। कर्नाटक, केरला, गोवा, महाराष्ट्र तक चला जाता है पश्चिमी घाट। घने जंगल वगैरह आपको मिलेंगे, बारिश वारिश भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग तरीके के जानवर जो कहीं नहीं पाए जाते वहाँ पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के पौधों की प्रजातियाँ जो कहीं नहीं पाई जाती वो वहाँ पाई जाती है क्या ये पश्चिमी घाट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन रेंज है ये, ठीक है। माउंटेन रेंज है ये पश्चिमी घाट, ध्यान रखना, है ना। लंबी चौड़ी पर्वत श्रृंखला है ये, माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट देखो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? ये देखो, इस तरीके से हम अगर निचले हिस्से का मैप बनाएंगे तो इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, दोनों का मिलन होता है यहाँ पर। तो जहाँ पर मिलन होता है उस पहाड़ी का नाम क्या है? ना तो कार्डमम है, ना तो अन्नामलई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ये कैपिटल पूछ रहा है तुमसे, ठीक है ना, कैपिटल पूछ रहा है। असम की कैपिटल ईटानगर बिल्कुल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल गुवाहाटी बिल्कुल नहीं है। नागालैंड की कैपिटल शिलोंग तो बिल्कुल भी नहीं है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, तुमको कैपिटल याद होने चाहिए। ज्यादातर बच्चे नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल भूल जाते हैं। भारत के सबसे शुष्क क्षेत्र जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान वाले एरिया में, एकदम सूखा एरिया, वहाँ बारिश ना के बराबर होती है, पर कितनी होती? फिर भी थोड़ी बहुत होती है, पर कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। 20 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, पूरे राजस्थान की बात नहीं हो रही, राजस्थान के उस क्षेत्र की बात हो रही है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सूखा हमको मिलता है, ठीक है, उस क्षेत्र की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हिमालय लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? हिमालय का जो क्षेत्रफल है, मतलब कितने लेंथ में फैला हुआ है हिमालय, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हिमालय का तुम जब लेंथ देखोगे तो लगभग 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई पूछी जा रही है तुमसे, 2500 किलोमीटर जो है इतने एरिया में हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। बाकी हमने काफी सारे क्वेश्चंस आज किए हैं। ये सीरीज अभी तुम्हारी डेली चलेगी, है ना, ये एक दिन का नहीं है, ये अभी डेली चलेगा, ध्यान रखोगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूं तो ये टेलीग्राम चैनल है करेंट अफेयर्स बाय जयश्री मैम, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें तुमको पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी बिहार पुलिस के बैच की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर तुमको फ्री क्लासेस तो दी ही जा रही हैं। यहाँ पर तुमको मिल रहा है क्या कहते हैं, थ्योरी का बैच, ठीक है। ये जो थ्योरी का बैच है यहाँ देखना तुम, 799 में ये तुमको थ्योरी बैच दिया जा रहा है, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से तुमको तैयारी करवाई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट होगा इसमें, है ना। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ होगा, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ होगा इसमें। तुमको इस बैच को परचेस करोगे तुमको फायदे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस मिलेंगी 1-1 घंटे की, है ना। 450 प्लस लाइव क्लासेस तुमको दी जाएंगी, जो कि बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। डीपीपी क्विज मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो
हो तुम उससे, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्लास नोट्स, PDF, सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर दी जा रही है। तो इसको तुम आराम से परचेस कर सकते हो। PW के ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स के सेक्शन में जाना, उसमें बिहार एग्जाम्स वाला जो सेक्शन है उसको क्लिक करना, उसके अंदर तुमको यहाँ पर बैच जो है वो दिख जाएगा। तो तैयारी अच्छे से करो, पेपर होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। और ये जो सीरीज़ है ये अभी कंटिन्यू चलेगी तुम्हारे एग्जाम तक। तो जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम उतने डिस्कस करेंगे। आज तो हमने हिस्ट्री के किए हैं, कल हम मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।